24 महीने 2 साल हमें डेटा कलेक्ट करने में लगे। अराउंड 8000 काउस का हमने डेटा कलेक्ट करा। बनने वाला डेटा सेट है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेट है। दुनिया के अंदर और कोई डेटा सेट मौजूद नहीं है। ग्लोबल एनिमल पासपोर्ट प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम करती है और इसका स्कोप क्या है? हमारा जो यूएसपी है काओ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, काओ की एक डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि वेरीफाइबल आइडेंटिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब्दुल बासित एक टेक लीडर हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक का इंप्रेसिव सफर तय कर चुके हैं। मिजान बैंक और इनकोडर जैसे इंस्टीट्यूशंस में लीड रोल्स के साथ वो ग्लोबल एनिमल पासपोर्ट जैसी इनोवेशन के फाउंडर भी हैं। थोड़ी देर से पहले आपका शार्क टैंक पाकिस्तान में जाना हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टिल वी आर वेटिंग फॉर फंडिंग। रोमाना दादा आपसे कांटेक्ट में है? कम्युनिकेशन टू वे होती है, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं हुई उनकी तरफ से। वहाँ से कमिटमेंट करने के बाद वो बिल्कुल गायब। 70 lakhs आई थिंक इट्स नॉट दैट मच मनी। मतलब हम 70 lakhs में क्या ही कर लेंगे। आप आइडेंटिटी दे देंगे जैसे कि हमारा नादरा इंसानों को देता है। बिल्कुल इमीडिएट पेन है ना अभी, वो इंश्योरेंस कंपनीज का है। खुद न खास्ता किसी ने क्राइम कर दिया तो मैं शायद दूसरे को सजा दे दूं क्योंकि टैग उसके हाथ में है, राइट? मरा हुआ जानवर विदाउट इंश्योर्ड जानवर, उसके कान में इंश्योर्ड जानवर का टैग निकाल के लगा देते हैं और फिर क्लेम कर देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा लेगी गाँव। गायों की चोरी अब नहीं होगी। वो अपने लाइफ पार्टनर की तरह पेट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। लाइफ स्टॉक जो है इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट, 1.5 बिलियन लाइफ स्टॉक अराउंड द वर्ल्ड। पंजाब इज अ वेरी डेवलप्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान As compared to Sindh, you mean? आपके सामने जब आप सक्कर इंटरचेंज से आप जैसे ही उतरते हैं सिंध के अंदर पंजाब से आते हुए बाय रोड, ने आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ आ गए हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह से ग्लोबल एनिमल पासपोर्ट का भी तस्करा किया, तो उसके बारे में बताएंगे? प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम करती है और इसका स्कोप क्या है? ग्लोबल एनिमल पासपोर्ट अगर हम नाम पे फोकस करें तो जो ग्लोबल हमने रखने का मकसद था कि वो हम दुनिया को टारगेट करें। दुनिया एनिमल पासपोर्ट जो रिजेंबल कर रहा है या एसोसिएटेड है, वो एक आइडेंटिटी को एसोसिएट कर रहा है। एक काऊ की या किसी ऐसे स्पेसिफिक एनिमल की आइडेंटिटी को एसोसिएट कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन से मुराद के हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, वो है काऊ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। कि हम लोग एक काऊ की टैगिंग सिस्टम को एलिमिनेट करते हुए एक डिजिटल बायोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि वेरीफाइबल आइडेंटिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली होगा ये कि जो हमारे कैटल्स हैं उसको आप आइडेंटिटी दे देंगे जैसे कि हमारा नादरा इंसानों को देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो जैसे इंसानों का जो नादरा है उसमें होता ही है कि मेरे पास आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया तो मैं इससे कुछ फाइनेंशियल सर्विस ले पाता हूँ या लोग मुझे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जितना भी मेरा रिकॉर्ड है स्टेट के पास, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो मेरी एक आईडी है, मेरी एक आइडेंटिटी है, एक वर्चुअल आइडेंटिटी है या मेरी आइडेंटिटी ऑन पेपर है जिससे लोग मुझे पहचान पाते हैं। ये जब हम एनिमल्स को आइडेंटिटी देंगे तो वो क्या पर्पस सर्व करेगी? एक ह्यूमन बॉडी से जो सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड एसेट है ना, अगर लाइफ स्टॉक के अंदर देखा जाए तो वो काऊ है। क्योंकि जब आप की जो क्लोज मार्केट्स होती हैं वहाँ पे मीट अवेलेबल होता है, आपके घर पे दूध आता है। किस घर में दूध की कंजप्शन नहीं होती? दुनिया के अंदर देखा जाए तो हर घर के अंदर दूध की कंजप्शन है, मीट हर जगह दस्तयाब है। ये मीट कहाँ से आता है, ये दूध कहाँ से आता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। मीट के लिए फैटनिंग प्रोडक्शन है जो काऊ की जाती है। डेयरी दूध के पीछे डेयरी प्रोडक्शन है, उसके लिए डेयरी फार्म बने हुए होते हैं बहुत बिग लेवल पे और बहुत मैसिव लेवल पे। तो एक बहुत अंडररेटेड इंडस्ट्री है जो कि हम शायद आजकल के टेक की दुनिया में कोई इस तरफ ध्यान भी ना दे, लेकिन ये एक इतना इम्पॉर्टेंट एसेट है जो कि हमारी बॉडी से कनेक्टेड है और हम लोग इससे वेल अवेयर भी नहीं है। तो हमने इस इंडस्ट्री को एनालाइज करते हुए ये सोचा कि यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ा गैप दिखा वो आइडेंटिटी का गैप दिखा। कि आज के दौर में अगर हम एक जानवर के कान में सुराख करके एक टैग का प्लास्टिक का टुकड़ा हम उसके कान में डाल रहे हैं, मतलब इतने जदीद दौर में, तो जिससे एक जानवर वेलफेयर, मतलब कहेंगे कि एनिमल वेलफेयर डिसओबे हो रहा है। यहाँ पे जानवर की प्रोडक्शन में फ़र्क आ रहा है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन में टेम्परिंग आ रही है, टेम्परनेस आ रही है। तो यहाँ पर हमें इस आइडेंटिफिकेशन पैटर्न को देना ज़रूरी है। तो
पहले जो टैगिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनसे हम क्या हासिल करते हैं? अगर हम कहेंगे कि ट्रेडिशनल टैगिंग सिस्टम्स की बात करें जिसके अंदर हमारे पास टैटूइंग आ जाता है कि टैटू बना रहे होते हैं, उसके एयर के ऊपर टैटूइंग कर रहे होते हैं। फिर सेकंड अगर हम बात करें ब्रांडिंग, अक्सर आज भी गाँव के अंदर जो है वो ब्रांडिंग की जाती है, गर्म लोहे की धात से उनके जिस्म पे निशानात बनाए जाते हैं, जो कि वो भी पेनफुल प्रोसेस है। उस पर भी हम लार्ज स्केल का डेटा मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम रही बात टैगिंग की, तो टैगिंग भी इस तरीके का है कि कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अभी है, बट अगेन फ्यूचर अगर देखा जाए तो टैगिंग भी नहीं हो सकता क्योंकि वो टेम्पर्ड है, वहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है। अगर टैग गिर जाए डेटा लॉस है, अगर टैग गिर जाए तो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, अगर टैग रिप्लेस हो जाए तब भी आप पहचान नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक गैप है। एक बेसिक आइडेंटिटी जो है इसमें टेम्पर्ड हो रही है। मतलब इतने लोगों ने सिस्टम बनाए हुए, मतलब मैं कहूँगा कि अगर आप देखें ना, कैटल मैनेजमेंट सिस्टम दुनिया के अंदर अगर आप देखें बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए और बहुत ज़बरदस्त लेवल पे बनाए हुए, इंटरप्राइज लेवल पे टैगिंग कैटल मैनेजमेंट सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन वो किस बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं? टैगिंग के ऊपर। मतलब अगर टैग गिर जाए वो सारा डेटा जीरो हो जाएगा और वो जितना बड़ा ERP सिस्टम बना हुआ है वो भी कह लेंगे यूजलेस होगा। चलिए इसको इंसानों की एग्जाम्पल में रख के समझते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। लेट्स से 2 जुड़वा भाई हैं, सही है, और मैंने उनको टैग कर दिया कि मैंने एक को एक टैग किया, दूसरे को दूसरा टैग किया। लेट्स से मैंने उनको वॉच पहना दी जिस पे एक नंबर लिखा हुआ है 1 और एक दूसरे के हाथ पे जो वॉच है उस पर लिखा है 2, बट क्योंकि वो जुड़वा हैं, रिसेम्बलेंस रखते हैं और उन्होंने अपना टैग चेंज कर लिया, तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा किसने क्या किया था। एग्जैक्टली ठीक है, खुद ना खास्ता किसी ने क्राइम कर दिया तो मैं शायद दूसरे को सजा दे दूँ क्योंकि टैग उसके हाथ में, राइट। बट काओ के केस के अंदर भी ये हो रहा है कि हम ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स अपना रहे हैं जिसके अंदर टैगिंग होती है, बट टैगिंग के अंदर जो मसला है वो ये है कि वो टेम्पर्ड हो सकती है, किसी काओ से निकाल के शायद दूसरे काओ में लग सकती है, या फिर अगर खुद न खास्ता किसी काओ की डेथ हो जाती है तो वो टैग फिर किसी जिंदा काओ को रिप्लेस हो सकता है, या इस किस्म के केसेस से वो टेम्पर्ड हो सकती है, या उसमें 2 नंबरी मुमकिन है। बिल्कुल। मगर अगर मैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने लगूंगा काओ को और मैं डेटाबेस में सेव करने लगूंगा कि भाई इस काओ का ये NIC है, लेट्स से वो तो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लेट्स से इसको कहते हैं काओ आइडेंटिफिकेशन नंबर, सही है। तो उससे होगा ये, क्योंकि वो बायोमेट्रिक है, अब नाक तो चेंज नहीं कराई, प्लास्टर सर्जरी तो नहीं करा लेगी काओ, राइट, तो वो फिर टेम्पर्ड होना नामुमकिन है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये टेम्परिंग रोकने से जो हमारे कैटल फार्मर बिजनेस है उसको क्या फ़ायदा होगा, या फिर इन जनरल कोई और इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर मौजूद है उसको फ़ायदा होगा? कह लें कि ये एक नया डोमेन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिससे पूरी दुनिया में मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है। इससे फ़ायदा किस किस सेक्टर को होगा मैं 1 बाय 1 आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले जो बिल्कुल इमीडिएट पेन है ना अभी, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ का है। इंश्योरेंस कंपनीज़ जो होती हैं लाइक वो काऊ इंश्योरेंस करती हैं, और जब फार्मर क्लेम करता है फ्रॉड किसी भी किस्म का फार्मर क्लेम करेगा तो वो टैग की बेस पे क्लेम करता है, और इंश्योरेंस कंपनी भी जो पहचानती हैं गाय को तो वो टैग की बेस पे पहचानती हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज कि अगर किसी फार्मर के पास जानवर इंश्योर्ड है, और वो शुरू भी जानवर, आपको पता है कि ये जो डेयरी फार्म्स होते हैं इनके जानवर ही स्टार्ट 10 लाख से होते हैं, 12 लाख से होते हैं, मतलब इससे कम का जानवर नहीं होता, और स्टार्टिंग मतलब यहाँ से हो रही है तो फिर एंडिंग भी जो है कि 30 लाख 35 लाख तक चली जाती है। क्योंकि जब आप साहिवाल वाला जानवर अगर लें या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो इस तरीके से जो है ना ये जानवर की जो वैल्यू होती है और ऊपर चली जाती है। अब जब इतना महंगा जानवर आपके फार्म में खड़ा हो और वहाँ पर उसके कान में टैगिंग से इंश्योरेंस हो रही है, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी जाके पहचानने के लिए सिर्फ उस पर टैग लगा रही है जो कि रिप्लेस हो सकता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा पेन पॉइंट अभी हमारी जो गुफ्तगू हुई TPL इंश्योरेंस है, ये आपने नाम सुना होगा TPL इंश्योरेंस, तो उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये था कि यार हमारे पास फ्रॉड क्लेमिंग्स आ रहे कि भाई फार्मर जो है वो चेंज कर देता है मरा हुआ जानवर विदाउट इंश्योर्ड जानवर, उसके कान में इंश्योर्ड जानवर का टैग निकाल के लगा देते हैं और फिर क्लेम कर देते हैं, और वहाँ पे उनको 15 लाख देने पड़ते। तो ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। अब
किसी कंपनी को एक फ्रॉड क्लेम से 15 लाख का अगर नुकसान हो रहा है तो उनके लिए इमीडिएट नीड है। दूसरी अगर मैं बात करूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हज़ारों जानवर पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान से जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मतलब ऑस्ट्रेलिया इज़ अ जायंट इन लाइव स्टॉक तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्शन की जाती है दूध, और वहाँ पे डेयरी मैनेजमेंट सबसे आउट क्लास हो। तो वहाँ से जब जानवर पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ बीच में एनिमल रिप्लेस हो जाता है। जो खरीदार को नहीं पता कि जानवर उसने जो खरीदा है वो पाकिस्तान में भी वही जानवर उतरा है या कोई और सा जानवर उतरा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को एलिमिनेट जो टैगिंग सिस्टम भी इस चीज़ को जो है ना रोक नहीं सकता। टैग भी अगर लॉस हो जाए तो भी आइडेंटिफाइबल नहीं है कि ये क्या वही जानवर है जो यहाँ पाकिस्तान में उतरा है। अगर एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाए, एनिमल पासपोर्ट, तो वो नोज से उनको आइडेंटिफाई करेगा। जो ऑनर होगा, जो एक्सपोर्ट करवा रहा होगा, वो अपना अकाउंट क्रिएट करे, उसमें सारे एनिमल्स को रजिस्टर करे, और जब पाकिस्तान पहुंचे तो वहां पर बस वेरीफाई कर ले। यहाँ पर वो क्लेम कर सकता है, रजिस्ट्रिक्स को क्लेम कर सकता है, या जो भी उनके इन्वॉल्वमेंट होगी उनको क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर एक ये वाला प्रॉब्लम एलिमिनेट हो रहा है। तो दिस इज द सेकंड वन। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मर्स, तो फार्मर्स जो हैं वो इस सिस्टम के अंदर डेटा मैनेज कर सकते हैं। हम वहाँ गए थे, कहते हैं सुखेगी, लाहौर से 2 घंटे की दूरी पर है। तो हमें इनवाइट करा था, नेस्ले की तरफ से इनविटेशन आया था। तो वहाँ पर इनका डेटा बड़ा मतलब नेस्ले जो है वो ट्रेनिंग भी करवाता है, दूसरे जितने भी फार्मर्स हैं ना उनको ट्रेनिंग भी करवाता है, लोकल फार्मर्स को, कि यार इस तरीके से आप ना जानवर रखें। मतलब इतने मतलब मैं कहूँगा कि उनकी ज़िंदगी शायद हमसे अच्छी है। उन गायें इस तरीके से रखी हुई है नेस्ले ने कि वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे गाय को कोई ना मार सकता है, ना क्या कहते हैं उनको कोई बांध सकता है। उनका एक अपना एरिया बना हुआ है, फेंस बनी हुई है, उस फेंस के अंदर उनके स्लॉट्स बने हुए हैं। सोना है तो वो वहाँ सोएंगे, खुद ही जाएंगी, सो जाएंगी। और 2 टाइम होता है मिल्किंग प्रोसेस, शाम 5 बजे और सुबह 5। तो हर 12 घंटे बाद में। और वो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जब हमने नेस्ले का डेयरी फार्म विजिट करा, हमने सुखेकी वाला, तो वहाँ पर 42 लीटर्स पर डे देती थी। मतलब पर डे 42 लीटर्स जो है मिल्किंग करती थी, मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती थी। मतलब अगर हम नॉर्मल कैटल की बात करें शाही वाली, तो वो 22-23 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। मतलब उन्होंने इस स्टैंडर्ड पे उनको रखा हुआ है, एनिमल वेलफेयर को इतना सपोर्ट करा हुआ है कि वो इस लेवल पे प्रोड्यूस कर रही हैं कि भाई बार बार उन पे पानी फेंका जा, स्प्रिंकल्स लगाए हुए पानी के, फिर खाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है। फिर जैसी मिल्किंग का टाइम हो रहा है तो वो खुद ही अपनी स्लॉट से निकल के मिल्किंग एरिया में आ रही हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, मैट्रिक्स क्रिएट किया हुआ है कि वो खुद ही उसको फॉलो करें। तो वहाँ पर अब जब ये इतने सारे डेली 2 टाइम दूध की मैनेजमेंट की जा रही है, दूध प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है। मतलब अगर लेट से 500 काउज हैं आपके पास, तो 500 काउज आपकी जब मिल्किंग प्रोसेस से गुजरती हैं ना, तो वो 6-7 घंटे कहीं नहीं गए। मतलब वो मिल्क एक एक्सपेक्टेड है 5 से 10 मिनट तक मिल्क प्रोड्यूस करती है एक काउ। तो उसके बाद सेकंड काउ का, तो वो स्लॉट्स भी उनकी लिमिटेड होती हैं। तो ये एक मिल्किंग प्रोसेस है। तो डेटा इनका मैनेज हो रहा है अभी। तो ये सारा डेटा भी टैगिंग पे मैनेज कर रहा है। और अगर टैग लॉस हो जाता है तो इनके रिकॉर्ड्स में फ़र्क आ सकता है, इनके डेटा लॉस में फ़र्क आ सकता है, इनकी सेल्स में फ़र्क आ सकता है, इनकी वैक्सीनेशन की जाती है, इनकी डिजीज़ मॉनिटर की जाते हैं कि कौन सी गाय को सेपरेट रखना है, कौन सी गाय को साथ रखना है सबके। सही। अच्छा, मेरा इसमें सवाल ये है कि डेटाबेस बन रहा है काउस का, इसके अंदर किसी को ओनरशिप भी दी जा सकती है? लेट से आपने रजिस्टर कर लिया बायोमेट्रिकली। इंसान तो भारत जैसे आज़ाद हैं, वो तो किसी की ओनरशिप में नहीं होते, बट काउस कैटल्स तो यूजुअली लोगों की ओनरशिप में होते हैं। जैसे आपने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है और उसके अंदर टैग का लॉस होने के चांसेस भी हैं। तो लेट से मैंने यहाँ से 10 काउस खरीदी, उनको बायोमेट्रिकली आपके रजिस्टर कराया आपके रजिस्टर के अंदर, और मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया या मिडिल ईस्ट कहीं भी भेज दिया। अब वहाँ जब काउस रिसीव हुई तो अब एक उसको कोई वेरीफाई करता है, उसको कोई स्कैन करता है उसकी नोज़ को, तो उसको पता लग जाता है कि भाई ये जो 10 काउस है ना, ये अदील शेख के नाम पे,
यहीं के ऑनर है, तो क्या ये ऑप्शन है आपके रजिस्टर में? एग्जैक्टली मैं आपको अगर अपनी एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन अगर मैं दिखा सकता, तो मेरे अकाउंट में अभी 14 एनिमल्स रजिस्टर्ड हैं। और मैं सबसे, ये तो हमने आप लोगों को मतलब सिस्टम को इतना आसान करके आप तक पहुंचा दिया है कि अभी आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने नाम का अकाउंट रजिस्टर करें और उसमें अपनी काऊ को स्कैन करके उसका शनाख्ती कार्ड बना लें, उसकी एक डिजिटल वेरीफाइबल आइडेंटिटी बना लें जस्ट फ्रॉम द सिंगल इमेज ऑफ नोज। नोज प्रिंट अब बड़ा एक उसमें इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से लेनी है पिक्चर, तो जैसे ही आप उसमें नोज प्रिंट लेते हैं वो आपका रजिस्टर्ड आपके नाम पे हो जाता है, मेरे नाम पे वो एनिमल आपके नाम पे वो एसेट रजिस्टर्ड हो गया। अब हमारी उसी एप्लीकेशन से ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी उस जानवर की नोज को स्कैन करता है, तो सेम डेटाबेस के अंदर जब वो नोज कैप्चर होगी तो आपका रिकॉर्ड सामने आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपका जानवर चोरी हो जाता है, एग्जैक्टली तो मैं इसी बात कर रहा था, थिंक अगर चोरी हो जाता है तो आप एनिमल पासपोर्ट में रिपोर्ट करेंगे और हम लोग वहाँ पे उसको मार के स्टोलन करेंगे। और सबसे मजे की बात जो है, जब आप रजिस्टर करते हैं एनिमल तो हमारे पास आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, सही है, कि एक जानवर किस जगह पे खड़ा होकर रजिस्टर्ड हो। सही है। और अगर कोई स्कैन करेगा कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन से, तो हमें वहाँ के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ताकि सेल एंड परचेज को लिमिट किया जा सके। मतलब अगर स्टोलन एनिमल किसी और ने स्कैन कर लिया तो यू विल लेट द ओनर नो कि भाई आपका जो एनिमल है वो इन कोऑर्डिनेशंस पे, इन कोऑर्डिनेट्स पे भी मौजूद है और उसको चेक किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब गायों की चोरी अब नहीं होगी, तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी पहले, सही है, अब लिमिट है। ठीक है, अब आप अगर रजिस्टर करते हैं एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन से अपने जानवर को, तो यहाँ पर आपके जानवर की जो चोरी होने के खदशात हैं वो कम हो सकते हैं। सही सही सही। अच्छा, एक और चीज़ भी है, जैसे कि अभी हमने सिर्फ काउस की बात करी, बट एक पेट मार्केट पाकिस्तान में तो इतने पेट सेंसिटिव नहीं है लोग, बट बाहर ममालिक में पेट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं लोग। वो अपने लाइफ पार्टनर की तरह पेट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, मतलब अकेले रहते हैं घर में, एक पेट रहता है उनके साथ, फैमिली होते हैं। एग्जैक्टली। तो पेट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको कैसे यूज़ किया सकता है, या उस पे टेस्ट हुआ है अभी? अच्छा, हम जैसे मैंने आपको स्पेशली कैट्स और डॉग्स पे रहेगा क्योंकि वो यूजुअली पेट्स होते हैं। एग्जैक्टली। देखें, हमने जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी इमीडिएट जो एसेट कनेक्टेड है वो काऊ है, क्योंकि दूध हर घर पे जा रहा है, गोश्त हर घर पे जा रहा है, हर घर में बिल्ली नहीं है, हर घर में डॉग नहीं है, ठीक है। हम लोग बेसिकली रिसर्चर्स हैं, तो हमने रिसर्च काऊ पे जब कंप्लीट करी तो हम इस लेवल पे इसको मार्केट कर रहे हैं। अभी हमारी रिसर्च जो है कैमल्स पे चल रही है, डॉग्स पे चल रही है और कैट्स पे चल रही है। तो ये है कि डॉग्स पे हमारी स्टार्ट हो चुकी है रिसर्च, लेकिन ये है कि उसका डेटा सेट कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक ठीक। इससे हमारे एक साथी हैं हमारे, वो जख्मी भी हुए हैं वो डेटा सेट कलेक्ट कर रहे थे, तो अचानक से उन पे हमला हो गया ना। सही सही। तो 14 लगते थे इंजेक्शन, लेकिन आज का जदीद दौर है तो 7 लगे उन्हें इंजेक्शन। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है। हमने जब गाय का डेटा सेट कलेक्ट करा तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमें क्या गाय ने लाते नहीं मारी होंगी? अच्छा, सही। हमें क्या कहते हैं, मतलब हम प्रोटेक्शन करके जाते थे पूरी, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा अनयूजुअल सा लगा, लेकिन बाद में जब हम बिल्कुल नॉर्मल हो गए तो फिर हमें अंदाजा होने लगा, हम अंडरस्टैंड करने लगे कि यार ये लिविंग थिंग्स जो हैं ये प्यार मांगती हैं, इनको बड़ा प्यार से कंट्रोल करना चाहिए। जानवर मतलब मैं कहूँगा जितना भी बड़ा हो, तो मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए ना आपको बड़ा प्यार से पेश आना चाहिए उनसे। जानवर को सबसे पहले ना, अभी मैं कहूँ कि रिसेंट अभी बकरा ईद गुजरी है 2025 की ना, तो हमारे तकरीबन कोई 10 से 12 मीडिया चैनल्स ने जो है ना कवरेजेस करी है हमारे प्रोडक्ट की, और हमारी मतलब नया फीचर जो हमने इंट्रोड्यूस करा था इस साल, पिछले साल वो भी हमने बड़ा मार्केट करा। तो खैर चैनल वाले जब कवरेज दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो जानवर जो है भिटका हुआ है और ये जो मारेगा। इवन जो व्यापारी था, इवन वो भी ये कह रहा था कि यार ये वाला जानवर जो है ना इस पे नहीं करो, मतलब इस पे हम मतलब उनको क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, मीडिया चैनल था तो हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार इस पे नहीं करो, ये
बितकावा है, ये मारेगा। अब वहां पे वो मुझे चैलेंजिंग लगा। अच्छा, मुझे हमेशा चैलेंजिंग लगती हैं चीजें, मैं हमेशा एज अ चैलेंज लेता हूँ। मैं कभी भी किसी सिचुएशन को डिफिकल्ट नहीं समझता, मैं चैलेंज लेता हूँ। मैं चला गया उसके पास, खतरों में खिलाड़ी बन गया उसने, हाँ खतरों में खिलाड़ी बन गया। अब कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो वो कहा था, बाकी मैं मार रहा था इधर, यूं यूं टकरे टकरे टकरे। अब लेकिन मैंने अपनी स्टेटिक रखी पोजीशन, मैंने अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखा। वो स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल था। मैंने अपने आप को स्टेबल रखा, इमोशन स्टेबल रखे, अपने पोस्चर को भी स्टेबल रखा और उसके पास खड़ा रहा। थोड़ा आहिस्ता 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 करके मैंने उसको सहलाया, कंफर्टेबल करा। और जब वो कंफर्टेबल हो गया ना, तो मैंने मोरा और रस्सी वगैरह नहीं पकड़ी थी उसकी, उसका डायरेक्ट मैंने गला पकड़ा हुआ था। मतलब इस तरीके से मैं मैनेज कर रहा था। एक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये वाला सीन है। तो यहाँ पर काफी सारे हमने जब 8000 गाय के डेटा सेट कलेक्ट करा, लेकिन कुत्तों का जो है ना उसके अंदर डेटा सेट कलेक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग ऐसे है कि वो काट सकता है। मेरे पे भी हमला हुआ था। तो आप लोगों ने भी पेट डॉग्स पे ख्याल से नहीं किया है? पेट डॉग्स आई गेस ने अटैक नहीं करते होंगे। पेट डॉग्स की अगर बात करें कि उस पे वर्किंग हमारी चल रही है, हमारे पास 3-4 एनजीओज हैं, उन्होंने भी हमें ऑफर किया। तो हमारे पास हम मतलब ये कि डॉग के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है। उस पे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसके भी नोज पैटर्न के अंदर ही आइडेंटिफिकेशन मार्क है। बट ये है कि अगेन हमें मजीद डेटा सेट की जरूरत है और वो उसमें हमारी चल रही रिसर्च। लेकिन कहने को हम ये नहीं कि हमने जब काऊ के ऊपर एनिमल पासपोर्ट बनाया, हम पहले इसको इस लेवल पे लेके जाएं, फिर हम सेकंड, क्योंकि इसमें अगर हम फर्स्ट को स्टेबल करेंगे तो ही जाके सेकंड स्टेबल होगा। हम डायरेक्ट रिसर्च करना स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ प्रायोरिटाइज हमने की हुई हैं बिजनेस की चीज़ें। तो उसमें ये है कि अभी राइट नाउ काऊ की चीज़ें हैं कुछ जो हमने प्रायोरिटाइज करी हैं, और इसकी हमारे पास बहुत सारे एक्सपेक्ट से चीज़ें हैं। मतलब आप देख लेंगे, मैंने आपको सिर्फ अभी 3 चीज़ें बताई हैं, जैसे कि फार्मर्स को हम दे सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं, इसको हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं काऊ की उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज। और इसके और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जो कि गाय की चोरी, इस पे हम काम कर सकते हैं। डिजीज कंट्रोल पे काम कर सकते हैं, इसकी डेटा मैनेजमेंट पे काम किया जा सकता है, इसकी हायरार्की मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जा सकता है कि किस नस्ल से आया हुआ जानवर है, क्या ये वेरीफाइड मीट है या नहीं। मीट को वेरीफाइड किया जा सकता है कि ये सर्टिफिकेट बना के उसका कि ये XYZ काऊ का मीट है, ये आपके पास आ रहा है और ये वेरीफाइड बाय एनिमल पासपोर्ट। तो इस तरीके से और भी यूज केसेस हैं इसके, जो कि इंडस्ट्री के अंदर अगर लेट्स से कि कुर्बानी की जाती है तो डोनर दे रहा है, खरीद रहा है, कहाँ है जानवर का पता ही नहीं है उसको। तो डोनर के पास जैसे 50 जानवर, अभी मेरी बात हुई खिदमत वालों से ना, तो उन्होंने तकाजा किया इस चीज का कि यार डोनर जो है ना उसको मसला होता है, उसकी सवाल होते हैं कि भाई मेरे जानवर आ गए नहीं आए, मैंने तो भाई 50 जानवर खरीदे थे, मैंने तो भाई 10 खरीदे थे, मेरे जानवर आए। तो यहाँ पर ना वो थोड़ा सा उसको अलार्मिंग होता है कि यार खरीदे भी हैं या नहीं, मेरे हैं भी या नहीं, बस ऐसे पैसे ले लिए। तो वहाँ पर इस चीज़ को हमने, इवन हमारी जो डिस्कशन हुई थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो हमने उनको इंट्रोड्यूस करा था कि यार इस तरीके से आप एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करें, डोनर के पास डोनर की आईडी पे इन एसेट्स को रजिस्टर करें, ताकि उसको अंदाजा हो कि यार एसेट इज रजिस्टर ऑन योर अकाउंट। तो वहाँ पर अगर लेट्स से कि आपके एसेट 10 हैं, ठीक है, 10 जानवर खरीदे डोनर ने, तो पहले दिन स्लॉटर हुए 2, तो उस पर स्लॉटर मार्क कर दिया। सेकेंड डे 4 हो गए, ठीक है, थर्ड डे 4 हो गए। तो इस तरीके से जो है डोनर मैनेजमेंट की जाती है। और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं अगर देखा जाए तो। इट्स अ वेरी ह्यूज एसेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि लाइफ स्टॉक जो है इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट, 1.5 बिलियन लाइफ स्टॉक अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, कोई टेक्निकल कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम तो नहीं आया अभी तक आपको? प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम अभी एज ए स्टार्टअप काम कर रहे हैं और कहीं से नोटिस आ गया हो? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने कुछ होती हैं चीजें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस पर अभी तक तो खैर नहीं आया इस तरीके का। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कंप्लायंट करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इसको कंप्लायंट करें और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए जिसके अंदर कैटल पूरी लाइफ स्टॉक का डेटाबेस क्रिएट किया जाए। मतलब अगर अभी भी हम बात करें तो पंजाब में तो रिकॉर्ड्स हैं सबके पास, लेकिन क्या वो मुकम्मल रिकॉर्ड्स हैं? नहीं है।
मुकम्मल रिकॉर्ड्स नहीं है। मतलब अगर लेट से कि मेरे पास 50,000 जानवर है तो रिकॉर्ड में 50,000 नहीं है। और इनका हेल्थ कार्ड बनते हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब इज़ अ वेरी डेवलप्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो एज कम्पेयर टू सिंध यू मीन। आपके सामने जब आप मैं मोटरवे से आप सक्खर इंटरचेंज से आप जैसे ही आप उतरते हैं सिंध के अंदर पंजाब से आते हुए बाय रोड, तो आपके सामने आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ आ गए हैं। ठीक तो पंजाब के अंदर जितनी भी कैटल फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं, तो उनके जो पंजाब हुकूमत की तरफ से इंस्पेक्टर वेट्स आते हैं और उनको प्रॉपर चेक किया जाता है, वैक्सीन्स चेक की जाती हैं लगाई हैं या नहीं, मेक श्योर करते हैं, उनको हेल्थ सर्टिफिकेट्स बना के देते हैं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। लेकिन अगेन वो सेंट्रलाइज नहीं है और कस्टमर के हाथ में भी नहीं है चीज़। जिस तरीके से हमने कस्टमर के मोबाइल में एप्लीकेशन दे दी है कि वो खुद डेटा डाल सकता है, उसमें खुद ट्रांसपेरेंसी रख सकता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान एक चीज ट्रांसपेरेंट हो गई है कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर XYZ बीमारी फैल रही है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उनको बिजनेस मिलेगा, यहाँ से वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे कराची की तरफ, सप्लाई चेन बढ़ जाएगी कराची की तरफ। वही बीमारी अगर पंजाब से उठ रही है तो पंजाब में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये और भी सेक्टर्स हैं जिनसे सप्लाई चेन को फायदा होगा, इससे सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को फायदा नहीं होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ यूज केसेस। अगर हम ब्रेनस्टॉर्म करने बैठे तो मैं आपको बहुत सारे बताता रहूँगा। अच्छा, थोड़ी देर से पहले आपका शार्क टैंक पाकिस्तान में जाना हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज वेरी गुड। शार्क टैंक आई थिंक अगर मैं बात करूं कि हम जब गए शार्क टैंक पाकिस्तान के अंदर और हमारा नंबर, हम वेट कर रहे थे कि यार हम वहाँ पे जाएं, कब हमारा नंबर आएगा, कॉल आएगा। हमारी स्लॉट्स भी जो है ना रिप्लेस हो गई थी। खैर जब हमारा टाइम आया हम लोग गए तो उन्होंने हमसे आगे खैर प्री रिक्विजिट से कुछ उन्होंने हमसे मालूम करे कि आपकी आस्क क्या है और आपकी चीज़ें क्या है, तो हमने उनको बताई और फिर उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, हमने वहाँ पे एक्सप्लेन करा जाके। तो वहाँ पे आई थिंक जुनैद थे, उस्मान थे एंड करीम थे एंड रुमाना थी, आई थिंक फैसल भी थे। वहाँ पर फिर ये है कि हमने जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा, खैर आप अगर देखें ना तो 9 मिनट की उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग ऑन एयर करी है, लेकिन ऑलमोस्ट शो जो है वो 25 मिनट्स तक चला था। और मतलब मैं बिल्कुल जब हमने एक्सप्लेन करा और वो जब एग्री हुए, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो जुनैद थे उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था कि यार ये बहुत आगे की चीज़ है, मतलब बहुत विजनरी स्कोप है इस प्रोडक्ट का। आई थिंक हमने अपना जो है ना फंड यूटिलाइजेशन प्लान भी शेयर नहीं करा था हमने, और हमने सिर्फ बताया था कि यार रेवेन्यू ये जनरेट हो जाएगा इससे। जब हमने ये बताया कि इससे ये रेवेन्यू जनरेट होता है 1 साल के अंदर, तो जुनैद ने फौरन, आई थिंक मुझे जो पता लगा है कि यार जुनैद जिस तरीके के शार्क थे कि मतलब काफी कम इंटरेस्ट लेते थे स्टार्टअप्स के अंदर और बहुत टेक्निकलिटीज जो बहुत विजनरी होते थे तो उसमें इंटरेस्ट शो करते थे, इस तरीके की मुझे अंदाजा हुआ। तो वहां पर उन्होंने फौरन ही कह दिया अच्छा चलें, बस आपने जो आस्क मांगी है 20% पे 70 लाख, वेरी इनफ, आई थिंक मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा इसके ऊपर, तो थिंक डील करते हैं। और वहां पे बराबर में फिर अचानक से उस्मान बशीर उन्होंने बोला डू यू वांट मी टू ज्वाइन एज आई एम बेस्ड ऑन टेक्सास। तो इस तरीके से उन्होंने, टेक्सास का था इनका फाइनेंशियल सेक्टर से, जुनैद की फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंगिंग थी, उस्मान का जो था वो टेक्सास से बिलोंगिंग थे, तो उनकी बस एक अमेरिका इंडस्ट्री थी। तो 10% पे स्प्लिट करते हुए इन्होंने हमें ऑफर कर दिया। तो यहाँ पर जो है बराबर में क्या कहते हैं फैसल और करीम, फैसल भाई, करीम भाई और फिर उसके बाद जो है रुमाना, इन तीनों की तरफ जो है लीड गई ही नहीं। तो फिर वहाँ से जो है ना रुमाना ने काउंटर देते हुए कि हम किस तरीके से आप फाइनल कर सकते हैं, हमने तो अभी तक जवाब भी नहीं दिया अपने। तो फिर उसने क्या कहते हैं और सवाल हमसे हुए, तो उन्होंने फिर फंड यूटिलाइजेशन प्लान बोला कि किस तरीके से फंड यूटिलाइजेशन करेंगे। फैसल की तरफ से अलग क्वेश्चंस आए, तो फैसल ने और मजीद पूछा कि भाई टेक्नोलॉजी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो अगेन बिजनेस आइडिया देखते ही जुनैद ने एग्री कर लिया था कि वाज इन। तो फैसल ने और मजीद कंफर्म करा, रुमाना ने फिर अगेन बस उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि यार ये जानवरों की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और ये पैसे का फ़ायदा देख रहे हैं और इस तरीके से जो है ना आपको मैं 10% देती हूँ, लेती हूँ, और सेम जो आपकी आस थी उससे भी 10% कम। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से बड़ा एक मतलब कहूँगा कि गर्मा गर्मी
फैल गई थी और उन्होंने बट इट वुड प्ले इन योर फेवर ना। एग्जैक्टली शार्क्स आपस में लड़ रहे थे। आई थिंक मैंने कोई और एपिसोड नहीं देखा कि शार्क्स आपस में लड़ रहे हो। मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस कि हम मतलब इस मगर आपको फायदा हो गया। एग्जैक्टली बिल्कुल फायदा हो गया। फायदा भी ये है कि स्टिल वी आर वेटिंग फॉर फंडिंग। अच्छा, फंडिंग आपको नहीं मिली? अब तो मैं कहता हूँ काफी टाइम हो गया। एग्जैक्टली टाइम हो गया अभी काफी ना। तकरीबन कितना टाइम हो गया? आई गेस 9 महीने। हाँ आई थिंक हमने जो क्या कहते हैं इवन मेरे जो और बीट्स हैं मतलब शार्क्स जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और मजीद जो जिन्होंने जिनको और फंडिंग मिली एग्जैक्टली उनको फंडिंग अभी भी नहीं मिली। मतलब और भी कितना टाइम हो चुका है अब तक रिकॉर्डिंग से? ऑलमोस्ट फ्रॉम नवंबर अक्टूबर फ्रॉम अक्टूबर टू टिल जून। ठीक है, अभी तक हमें क्या कहते हैं कोई फंडिंग की न्यूज़ भी नहीं मिली कहीं ना। इवन अब मैं चलता हूँ ऑब्जर्वेशन से चलता हूँ। मैं मोस्टली मेरी ना स्ट्रेटजी होती है कि मैं ऑब्जर्व करते हुए अपने स्टेप्स लूँ। मैं ऐसे स्टेप्स ना लूँ जिनके ऊपर कंफर्मेशन ही नहीं है और टाइम भी तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई फंडिंग का आता पता नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। और किसी भी एंटरप्रेन्योर को अभी तक नहीं मिली है जो शार्क। एग्जैक्टली आई थिंक मेरे इवन वी हैव जॉइंड एक ग्रुप है फाउंडर्स शार्क टैंक के नाम से। वहाँ पर और भी हैं जो स्टार्टअप्स जिन्होंने वहाँ पे अपना कंसर्न रेज करा है कि फंडिंग जो है अभी तक हमें नहीं मिली। स्टिल वी आर होपिंग। तो रुमाना दादा आपसे कांटेक्ट में हैं या क्या चल रहा है? कोई प्रोसेस चल रहा है? इन प्रोसेस है इनके साथ अभी तक स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल काफ़ी हमारी मीटिंग हुई, एक आध मीटिंग हुई। अगेन क्या होता है कि कम्युनिकेशन टू वे होती है। इफ़ दे आर शार्क्स, इफ़ दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन आवर स्टार्टअप, दे हैव टू प्रोवाइड सम इनसाइट्स एज वेल कि किस तरीके से हमें आगे लेके जाना चाहिए। व्हाट यू गाइज हैव अ प्लान, लेट्स इनिशिएट। इस तरीके से किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं हुई उनकी तरफ से। आप कह रहे हैं मींस उनसे उन्होंने बात ही नहीं करी? एग्जैक्टली बस कमिटमेंट करने के बाद वो बिल्कुल गायब। यू कैन से सो के और भी स्टार्टअप्स हैं जिनको कमिट करा उन्होंने कि फंड देंगे। तो मैं कहूँगा कि मैंने तो इवन ड्यू डिलिजेंस भी सबमिट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। सही है, क्योंकि उन्होंने मांगी नहीं। उन्होंने मांगी भी नहीं। इवन दे हैव जीरो कंसर्न्स अबाउट दैट। ठीक है, बेसिकली उन्होंने कमिटमेंट किया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही घोस्ट हो गए। माइट सम सॉर्ट ऑफ के इवन रोमाना के साथ अभी भी मेरी कोलैबोरेशंस हैं इंस्टाग्राम पे। आई थिंक लास्टली मेरी जो कवरेजेस थी आई थिंक उस पर भी सीन्स आए हुए थे। मैं समझता हूँ कि अगर आप कंसर्न शो कर रहे हैं कि स्टार्टअप की तरफ, तो यू हैव टू अडैप्ट दैट बेबी के 70 lakhs आई थिंक इट्स नॉट दैट मच मनी। मतलब हम 70 lakhs में क्या ही कर लेंगे अगेन। बट हमें हमारा जो स्कोप था 70 lakhs का वो यही था कि हम एक फर्स्ट क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे होंगे। हमने यही कहा था कि एक इंश्योरेंस कंपनी को हम ऑनबोर्ड करेंगे। तो ये एक हमारी छोटी सी थी। लेकिन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग फॉर इट। वी हैव डेवलप्ड अवर 9th वर्जन एंड रिसेंटली वी हैव रिलीज अवर एप्लीकेशन वर्जन 3 एज वेल। तो उसके अंदर बंच ऑफ फीचर्स कह लें कि एक तो हमारा यूएसपी थी बायोमेट्रिक की। तो काओ बायोमेट्रिक बेसिकली कह लें कि वो तो हमारा 2023 के अंदर हमने बकरीद पे रिलीज करा था। 2024 के अंदर हमने टी-तेज जो हमारा रिसर्च पेपर, मतलब काओ बायोमेट्रिक के ऊपर भी हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है इंटरनेशनली डेटा इन ब्रीफ के अंदर। और जो हमारा सेकंड फीचर था जो हमने 2024 में रिलीज करा कि गाय की दांतों की एक तस्वीर लें और वो आपको बता दे कि भाई आपकी गाय की उम्र क्या है। इस दफा बकरीद में जब अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे यूजर्स ने इस चीज को एक्सपीरियंस करा एंड दे वर क्वाइटली सेटिस्फाइड कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इवन हमें जब हमारे पास मीडिया चैनल से कवरेजेस आ रही थी तो उनको भी जब हमने डेमोन्स्ट्रेट करवाया तो दे वर क्वाइटली सरप्राइज कि भाई इस तरीके की एप्लीकेशन भी अब है कि अब कोई मार्केट में कुर्बानी का जानवर खरीदने जा रहा है तो उसको 5 साल का जानवर 2 साल का बोल के नहीं बेचा जा रहा। तो ये थोड़ी सी चीज जो है ना सही है, अब बेहतर है। मतलब कि लोग अब टेस्ट कर सकते हैं। और रही बात कि इस दफा ईद पे हमने क्या लॉन्च करा, इस दफा हमने शहद भी बता दी भाई कि आप जाएं गाय की लेफ्ट राइट बैक साइड से जाके तस्वीर लें और आपको हम बता देंगे भाई क्या मन का जानवर है। मन नहीं, हम आपको उसकी सेहत के बारे में बताएंगे कि खरीदने के काबिल है या नहीं। स्कोरिंग करेंगे हम कि यार इसकी सेहत ही है। सही है। फिर उसके बाद हम बता देंगे कि यार, और सेहत के अंदर क्या कवर हो रहा है। सेहत के अंदर हम बता देंगे कि हेल्दी है, फैट है, अंडर वेट है। मतलब उसके हिसाब से फिर हम स्कोरिंग कर रहे हैं और उसके हिसाब से फिर हम जो है
रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं कि भाई ये तो कमजोर जानवर है, इस पे आप देखें, इस हिसाब से है, ये परसेंटेज रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ठीक ठीक। फिर इसी के साथ साथ हमने एक और फीचर, 2 फीचर्स हमने इस दफा ईद पे इंट्रोड्यूस करे थे। एक तो ये हेल्थ इनसाइट्स प्रोवाइडर, ठीक है। दूसरा जो है वो 3D मॉडल, कि भाई हम 3D मॉडल भी दे रहे हैं गाय का बना के, कि आप अपनी गाय को यादगार रखने के लिए ना 3D मॉडल बना लें आप उसका। यार आपने जो है 2025 की ईद पे आपने ये जानवर कुर्बान किया था माशाल्लाह से, तो उसका बड़ा जबरदस्त सा 3D मॉडल आपको वो बना के दे देगा कि आप लेफ्ट राइट फ्रंट बैक की पिक्चर लें, डे लाइट के अंदर कैमरा साफ हो, जितनी अच्छी तस्वीर लेंगे उतना अच्छा 3D मॉडल बनेगा। तो ये है कि एतराफ में कोई और जानवर भी ना हो, तो वो बड़ी जबरदस्त सा आपको 3D मॉडल आपकी यादगार के लिए। तो ये इस तरीके की। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग गाय का वजन भी बताएंगे इंशाल्लाह, उस फीचर पे भी डेवलपमेंट चल रही है। तो ये वाली हम लोग बकेट्स अपने भरते जा रहे हैं एज बीइंग एंटरप्रेन्योर और बिलीव ऑन द मिशन, कि हम रुके हुए नहीं है, हम तैर रहे हैं, हम दरिया में तैर रहे हैं। इकबाल का एक शेर है वी थिंक, तो उसमें वो यही कहते हैं कि भाई दरिया के अंदर जाके पता लगता है कि तैरना कैसे, मतलब मफहूम बता रहा हूँ मैं आपको, शेर एक्चुअल याद नहीं आ रहा। तो मेरे साथी हैं वो इकबाल के फैन है ना, तो उनके साथ रहते हुए मुझे उनके साथ क्या कहते हैं, इकबाल की जो थ्योरीज हैं, जो इशार आते हैं, फिलोसफीज हैं, उनके साथ रहते हुए जब मैंने पढ़ना शुरू करा इकबाल को, तो मैं भी फैन हो गया और मेरे मिशंस और स्ट्रांग होने लग गए, और इतने स्ट्रांग होने लग गए कि अब छोटी छोटी चीजें, इवन बड़ी बड़ी हादसात भी हो जाते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। तो और बड़ी सोच होती जा रही, मतलब जितनी ज्यादा उनकी फिलोसफी पढ़ी मैंने, उतनी सोच मेरी बुलंद होती गई और उतनी ही हिम्मत बढ़ती गई इस मकसद को मजीद आगे लेके जाने। पूरी जिंदगी लगाने का सोच लिया, मतलब पूरी जिंदगी दे देनी है इस पे, मतलब इसके पीछे नहीं हटना, कि एक दफा आप अपने आपको एतमाद है इस चीज को, मतलब एक विजन देखा हुआ है मैंने इसको पूरी दुनिया में लेके जाने का विजन देखा हुआ है, पूरी दुनिया के एक मुल्क में लेके जाने का विजन देखा हुआ है। तो इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर इस विजन को पूरा करूंगा। इस तरीके के हौसले हैं। सही। अच्छा, आप माशाल्लाह से एक टाइम पे दराज के फुल टाइम सेलर रहे, आपने बिजनेस रन किया, तो आपको ये ई कॉमर्स का बिजनेस है, उसकी मार्केट है, जैसे कि वो माशाल्लाह से एक्सपेंड हुई है पाकिस्तान में कुछ अरसे के अंदर, कुछ सालों में। तो अभी रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाने का इरादा किया है, सेल टैक्स का, तो उसको कैसे देखते हैं कि वो डिस्करेज करेगा यूजर्स को, मार्केट एक्सपेंशन पर असर डालेगा? मैं जब दराज पर एज ए सेलर काम कर रहा था तो हमारी कोई 120 शॉप्स थी दराज के ऊपर, और 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स थी हमारी, मतलब जिसमें हमारी हर सीजन को टारगेट करते हुए हमने प्रोडक्ट्स डाली हुई थी। उसमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अलग हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स अलग हैं, फिर उसके बाद बेसिक प्रोडक्ट्स अलग हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स अलग हैं, ठीक है, ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स अलग हैं, मेडिकल से लेके बच्चों के आइटम्स, हर तरीके का जो हमने सेक्टर था वो कवर करा हुआ था उसमें। तो हमने जो है जो वक्त गुजारा जब स्टार्ट करा 2017 में, तो उस वक्त किसी किस्म के टैक्सेस नहीं थे, सिंध गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं लेती थी। ये तो अभी मेरे ख्याल से रिसेंट जो बजट रिलीज हुआ है तो उसके हवाले से तो आपको पता है 18% थिंक ये दराज के ऊपर अगर आप खुद सेलर बन जाए ना, तो आपको शायद मैं 2020 की बात बता दूं, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती थी जिसपे 20-20, 25% कट रहा होता था टैक्स। मतलब आप 25% टोटल ऑफ अमाउंट का आप दे रहे हैं, फिर क्या कहते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का अलग कट रहा है। मतलब दराज इवन इटसेल्फ खुद लेता है कमीशन। सबसे ज्यादा जो हमें क्या कहते हैं परसेंटेज हमारा कटता था वो मोबाइल एंड गैजेट्स के ऊपर कटता था। चैलेंजेस तो हमें 2017 से 20 तक भी आए, मतलब कि ये इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट ये है कि अभी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो गई है तो वो तो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरीके से आगे वक्त गुजरता जा रहा है उतने ही ज़्यादा लोग जो है ना ऑल ओवर द इंटरनेट कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक है कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन ज़रूर बन गया है। अच्छा, माशाल्लाह से आपने खुद भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी काम कर चुके हैं, तो जब अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट को और प्रोडक्ट डिलीवरी को कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने जो है ना वन मैन आर्मी जो है ना छेड़ दिया मेरा मैं कोडिंग गेट में था, तो कोडिंग गेट में रहते हुए ही मैंने जो है ना अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना शुरू कर दी थी, क्योंकि रिसर्च तो हमारी चल रही थी पहले से, हम मंडी जा रहे होते थे, तस्वीरें ले रहे होते थे। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसके लिए रूल्स होने चाहिए, मैं नहीं समझता इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होनी चाहिए मैनेजमेंट लेवल की, ठीक है, मैं नहीं समझता कि इसके, मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ आपका पैशन होना चाहिए और पैशन से आपका इश्क होना चाहिए, ठीक है, जो आपको हर चीज करने पे आमादा कर। मैं कहूंगा कि इतनी लेस रिसोर्सेज में हमने काम करा है ना, पॉकेट मनी, पेट्रोल के पैसे, मैं कहूंगा कि वो भी नहीं होते इस
सिचुएशन में भी हमने काम किया। मतलब हम रिसोर्स को हायर कैसे करें, हम डिजाइनर को किस तरह हायर करें, हम एप्लीकेशन डेवलपर को किस तरह हायर करें, उसके भी पैसे नहीं होते थे हमारे। फंडिंग हमें मिलना शुरू हुई, स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स हमने जीतना शुरू करे, फिर हम कुछ प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पे जाते थे तो हमें फंडिंग्स मिलना शुरू। लेकिन उससे पहले की जो जर्नी, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका UI UX खुद डिज़ाइन करा, मतलब फिग्मा के ऊपर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, मैं कहूँगा कि डेवऑप्स, तो इस तरीके की चीज़ें मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ अपने। बस एंड टू एंड पूरी प्रोडक्ट आप ही डेवलप कर रहे थे? हाँ, एंड टू एंड। अब मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो हमने फिर जब फंड आए तो हमने हमारे एक डेवलपर हैं, उन्होंने डेवलप करा रिएक्ट नेटिव के ऊपर बेसिकली। तो बैक एंड की अगर बात की जाए तो हमारे दूसरे साथी हैं सईद उमैद अहमद, तो वो पूरा एल्गोरिथम लेवल पे और APS लेवल पे वो काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेवल पे जो है वो पूरा हमारी रिसोर्स हैं वो काम कर रहे हैं। और जो भी पूरी मैनेजमेंट है, किस तरीके से यूज़र फ्लो होगा, किस तरीके से स्क्रीन होगी, किस तरीके से कौन सा फीचर हम कहाँ रखेंगे, पूरी यूज़र जर्नी डिसाइड करना, डिज़ाइन करना, उसको मैनेज करना, उसको कम्युनिकेट करना, बग्स QA भी मैं ही बना हुआ हूँ, UAT भी मैं ही कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें जो है वो, मतलब मैं कहूँगा कि कोई स्पेसिफिक हमने कोई एप्लीकेशन पे मैनेज नहीं करी है। हमारी मतलब कि पैशन था, रातों में हम जाग रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं, मंडी में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं। मैं कोडिंग गेट में भी बैठा हूँ तो हमारे जो ताबिश अली कायम खानी थे वो भी वेल अवेयर थे कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और वो बड़े अप्रिशिएट करते थे। हालांकि मैं उनका एम्प्लॉय था लेकिन वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि यार ये यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है, तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम करोगे। तो उस तरीके की उनके वर्ड्स थे, उनसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखी। मतलब मैं कहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया कि यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब मुझे, आप होता है ना कि कोई एक ऐसा बंदा कि जो आपको बता दे कि यार हु आर यू एक्चुअली। मुझे तो नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। आई थिंक मैं दराज पे सेलर था, मेरा ई-कॉमर्स का सेलर था। आई थिंक मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप में फंस गया हूँ। लूप क्या है कि यहाँ से कुछ खरीदो, यहाँ पे डालो और ना बेच दो, पैसे आ गए जेब में रख लो, यहाँ से खरीदो, डालो, बेचो, पैसे जेब में रख लो। एक लूप में फंस गया था और वहीं पे ही जो है ना फिर मेरे जहन में मैंने कहा कि यार यहाँ पे शायद मैं सरवाइव नहीं कर सकता। तो उस चीज़ से बाहर निकला मैं, और मुझे जो सबसे पहला हाथ संभालने वाला मिला मुझे वो ताबिश अली कायम खानी का था। तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर, भाई तुम ये सारी चीज़ें भाई बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। और जब मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ के अंदर एक्सेल करना शुरू करा तो फिर मैं मज़ीद टेक्निकलिटीज़ में जाने लग गया। फिर मैं टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला गया। फिर उसके बाद जो है अपनी एक्सपर्टीज़ से मज़ीद कॉर्पोरेट्स लेवल में भी जो है मैंने अचीव करा। फिर ये है कि अभी भी काफ़ी माशाल्लाह से ऑफर्स हैं, डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर से ऑफर्स हैं, कॉर्पोरेट से भी ऑफर्स हैं। तो इसके साथ लेकिन ये है कि अभी फुल टाइम एनिमल पासपोर्ट को दे रहा हूँ। और इसके साथ अगर लेट्स से कोई अच्छी ऑफ़र आती है तो डेफिनेटली ब्रेड एंड बटर के लिए भी चीज़ें चल रही होती हैं, करना होता है। तो हमारे जैसे साथी हैं तो सईद उमैद अहमद, तो वो मॉर्निंग में गैडीटेक के अंदर होते हैं, शाम में जो हैं वो कोडेक्सो में AI कंसल्टेंट होते हैं। तो उनके अलावा और भी एनिमल पासपोर्ट की चीज़ें भी देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ मैं ये है कि ओवरऑल 360 मैनेज कर रहा हूँ, मैनेजमेंट लेवल पे, पोर्टफोलियो लेवल पे, क्लाइंट रिलेशन लेवल पे, फिर इसके साथ क्वालिटी लेवल पे भी जितनी भी टेक्निकल डेवलपमेंट है एल्गोरिथम से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, तो वो सारे हमारे साथी हैं सईद उमैद अहमद, तो वो मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट कोड ऑफ लाइन जो आपने कभी लिखी है? सबसे पहली कोड ऑफ लाइन में आपको बताऊं तो वो आपको हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। वर्डप्रेस एग्जैक्टली आप नहीं, HTML पे हमने कोई कमांड दी थी कि भाई फॉर्म पे पॉपअप होगा तो वही इनपुट आउटपुट वाला सीन, तो हमें बताया था कि भाई प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो वो वाला तो एक था ना कि स्टार्टिंग जर्नी हेलो वर्ल्ड से हुई है। ठीक। तो कोडिंग की फर्स्ट लाइन थी वो यही थी। गिटहब या गूगल शीट? गिटहब। सही, मैं खास वो डेवलपर्स का पसंद है। एग्जैक्टली। इवन अभी भी मैं कल डॉक्यूमेंटेशन जो है ना रिव्यू कर रहा था, तो हमारी मतलब इवन हम खुद भी पर्सनली उस पर सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, अपनी सारी डायरेक्टरीज वगैरह, रिपोजिटरीज वगैरह। अच्छा, फेवरेट प्रोडक्टिविटी टूल? फेवरेट जो है ना, मैं समझता हूँ कि अभी नोशन, इट्स अ गुड प्रोडक्ट राइट नाउ। वैसे मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करा है और बड़ी टिपिकल भी हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स है स्केजुलिंग बनाने के लिए, या ज़ोहो है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट लेवल पे कर रहे हैं, या क्लिकअप है। वैसे मैं मोस्टली अपने पर्सनल हम अपनी इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ क्लिकअप यूज़ करते हैं। नोशन फॉर द क्विक टास्क एंड क्लिकअप फॉर द प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लेवल थिंग्स। मोस्ट अंडररेटेड स्किल टेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? सबर।
इसके अंदर सब्र ही है बस मेरे ख्याल से कि सब्र ज़्यादा ज़रूरी है अंडररेटेड। मतलब अगर आपके अंदर सब्र है तो आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हर जूनियर डेवलपर को समझना चाहिए? जूनियर डेवलपर को जो है ना सवाल करना ज़रूर समझना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, क्योंकि इनका लर्निंग स्टेज है एंड यू हैव टू ग्रो टू अ फुल स्केल डेवलपर, यू हैव टू ग्रो टूवर्ड्स। तो उसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप कंज्यूम कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। मैं कहूँगा कि मेरी जर्नी ऐसी है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरी जर्नी के अंदर कि मैंने क्वेश्चंस एक ही दफ़ा में बहुत सारे करने की कोशिश करी है। और मेरे ख्याल से जो भी इवन मैं कहूँगा कि टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सफ़र मेरा कैसा रहा, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कैसा रहा सफ़र मेरा, ऐसे ही रहा क्योंकि मैं सवाल ज़्यादा करता था। तो यार ये कौन सी क्यूरी चलाई है स्किल में, ये किस तरीके से, अच्छा यहाँ से वहाँ सॉर्ट करना है तो इसके, अच्छा एसपी क्या होती है, मतलब स्टोर प्रोसीजर, मतलब ये अच्छा ये है वो है। मतलब क्या होता है कि आप जब रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और आपके पास एक टास्क अलाइंड हुआ बहुत है कि यार XYZ फीचर डेवलप करना, तो XYZ जब फीचर डेवलप करते हैं ना तो मुझे मोटी मोटी बातें बता देते हैं कि यार भाई ये API ये है भाई, ये 4 दिन लगेंगे इसमें बस हो जाएगा। बोला मेरे लिए इनफ नहीं है, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे तो सेटिस्फाई होना है, मुझे जानना भी पीछे क्या चल रहा है, जानना है अंदर क्या चल रहा है। मतलब मैं कहूंगा कि पॉइंट A से लेके Z तक कितने बीच में अल्फाबेटिक लेटर्स आ रहे हैं मुझे सब जानना है। तो मैं बैठ जाता था और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है। एग्जैक्टली, और मेरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं टाइम 4 दिन का 2 दिन कर देता था। सही, मगर इससे तो प्रोजेक्ट लेट नहीं हो जाता था। 4 दिन का टाइम डेवलपर का दिया हुआ 2 दिन का कर देता था मैं। आप जल्दी कर लेते थे। एग्जैक्टली, सही। जब अंडरस्टैंडिंग होती है आपको तो आप स्ट्रेटेजिकली चीजें प्लान कर देते हैं। फिर मैं एक्चुअली क्योंकि मुझे फ्रंट एंड नहीं देखना होता था, बैक एंड भी देखना होता था, फिर डेवऑप्स वाली टीम अलग होती थी, फिर QA की टीम अलग होती थी कि एक फीचर बना और पाइपलाइंस के अंदर हमें इस तरीके से हम मैनेज कर रहे होते थे कि लेट्स से कि बैक एंड डेवलपर एक API डेवलप करके बैठा हुआ है तो हम उसको फौरन QA के प्रोसेस में डाल देते थे कि भाई चेक करो इसको, ठीक है। फिर वो बैक एंड डेवलपर सेकंड API बना रहा है, फिर जैसे वो टेस्ट होता था उसके साथ साथ साइमल्टेनियस मतलब फ्रंट एंड जो है इंटीग्रेट भी कर रहा है। तो इस तरीके से वो पूरा प्रोसेस चलता था, 7 to 8 डेज का स्केड्यूल में पूरा बनाता था। मतलब वो मतलब फीचर टू फीचर वेरी करता है। तो एक प्रोडक्ट थी, मैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जैसे बर्ग कॉर्पोरेशन की प्रोडक्ट है रफ्तार, तो उसका पूरा ईयरली प्लान अचीव करा हमने। तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, आप ज़रा अगर आप देखें जैसे बाज़ार है, जैसे क्या कहते हैं दूसरा है जुगनू है, दस्तगीर है, इस तरीके की ही एप्लीकेशन है रफ्तार। इसका पूरा ईयरली प्लान मैंने अचीव करा, इसके फीचर्स डेवलप करे, पूरी रिसोर्स टीम थी उनको मैनेज करा। इसके मतलब ये मेरा कोडिंग गेट का एक्सपीरियंस था, ठीक है। फिर उसके साथ जो था वो क्या कहते हैं जब मैं मिज़ान बैंक गया तो मिज़ान बैंक की जर्नी अलग थी। मिज़ान बैंक के अंदर जो है वो जब मैं जैसे ही गया ना तो हमारे एक साथी थे मोहम्मद हुनैन, तो उनकी शादी आ गई अचानक ना, मुझे भी नहीं पता था उनकी शादी आई, वो शादी की छुट्टियों पे चले गए और फ़ौरन मैं इमीडिएटली इंगेज हो गया उस प्रोजेक्ट के अंदर। और वो प्रोजेक्ट जो है ना डिलीवर होने वाला था, मतलब लाइव स्टेज में था, उसकी डिप्लॉयमेंट की रिहर्सल चल रही थी कि भाई अभी QA के बाद डिप्लॉयमेंट होगी, मतलब प्री प्रोड के ऊपर रिहर्सल्स करेंगे, चेक करेंगे कि सब चीज़ें ओके चल रही हैं, सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सब ओके वर्क कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपको मैं बताऊं कि इनका जो आर्किटेक्चर लेवल है ना वो बहुत ह्यूज लेवल का, और प्रोसेस मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि वो प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है कि जो काम मैंने बैंकिंग से पहले 1-1 महीने में करके दिए हैं ना, मतलब प्रोजेक्ट डिलीवरी जो मैंने 1-1 महीने में करके दिया, मैं बैंकिंग सेक्टर में जाके वही प्रोजेक्ट डिलीवरीज 1 साल में कर रहा हूँ। मतलब 1 साल में 8 महीने में। वो रीज़न ये होता था कि आपस में सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, आपकी डिलीवरी हो रही है नहीं भाई इनकी होगी, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है CEO की तरफ से जो है ना कमांड्स है, ठीक है भाई, उसकी प्रायोरिटी की वजह से हमारा जो है ना ऑन होल्ड डिले में चला गया, डिले मार्क हो रहा है। किसकी वजह से? रीज़न ये होता था, मतलब रिस्क एंड इश्यूज हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे होते थे, कम्युनिकेट कर रहे होते थे। बिजनेस टीम्स होती थी वो हमारे पास आ जाती थी, भाई क्यों क्या हो गया, क्यों प्रोग्रेस रुकी हुई है। मैंने कहा कि देखें ये रिस्क है, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज की डिपेंडेंसी है, प्रोजेक्ट इस क्रिटिकल पाथ पे और इस तरीके से हम मैनेज करें।
तो ये एक बड़ा मतलब फिर ये है कि CRM उस टाइम पे मैंने मैनेज करा, मैंने आपको बताया अराउंड 150 प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स थे, मतलब हर डिपार्टमेंट से ना 3-3 2-2 लोग एलोकेट हुए तो CRM के अंदर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मतलब वो पूरे मिज़ान बैंक का जितना भी कस्टमर बेस है वो उस प्रोडक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उस प्रोडक्ट की डिलीवरी करी। एक और प्रोजेक्ट था स्टूडेंट अकाउंट का, मिज़ान स्टूडेंट अकाउंट, तो ये पूरा होली सोली मैंने स्टार्टिंग टू एंडिंग, मतलब फ्रॉम दी प्री इनिशिएशन टू क्लोजिंग, मतलब प्री इनिशिएशन प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग और फिर क्लोजर, फिर वो लाइव डिलीवरी के बाद वो सारी चीज़ें करके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये डिलीवर करा इनका। फिर ये सिर्फ स्टूडेंट अकाउंट, आप मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसमें स्टूडेंट अकाउंट का जो रजिस्ट्रेशन आ गई वो सारी डेवलप्ड बाय अब्दुल बासित, मतलब हम प्रोजेक्ट मैनेजर थे वहाँ पे, तो हमारी रिसोर्सेज की, तो ये एक बड़ी एक अचीवमेंट थी निज़ान के अंदर। फिर ये एक और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करा वहाँ पे, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रोजेक्ट था, फिर उसके साथ एक कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशन का इनका प्रोजेक्ट था, जो भी आप कॉल करते हैं मिज़ान बैंक को या किसी भी बैंक को तो एक ऑटोमेटेड कॉलर टून आती है आपके पास, सबसे बात करती है, तो वो पूरा एक सिस्टम होता है कॉन्टैक्ट सेंटर, तो वो पूरा क्या कहते हैं वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट करी। तो इस तरीके से काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, मुझे तो मास्टर साहब आपसे बात बहुत सीखने को मिला है। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मोस्ट प्रोडक्टिव पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे।